हेलो एवरीवन। तो लास्ट के वीडियोस में हमने देखा था कि ओजोन क्षरण क्या है। ठीक है, ओजोन का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, ओजोन होल होने का कारण क्या है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे जो है ओजोन के क्षरण को, ओजोन लेयर डिप्लीशन को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वन को हमने जो है देखा कि किस किस तरह के वन होते हैं, कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं। हिमालय में हम ऊपर जाते हैं तो कौन सी वृक्ष मिलती है, नीचे की तरफ आते हैं तो कौन सी वृक्ष मिलती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो है वनों से लाभ एवं वनों के उपयोग। ठीक है, वनों से क्या लाभ होते हैं हमें और वनों का क्या उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो देखिए विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से संसाधन जो है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्स में, मतलब संभाव्य संसाधन में, और वास्तविक संसाधन जिसको कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स। थर्ड हमारा जो डिवीजन है वो है आरक्षित संसाधन मतलब रिजर्व रिसोर्स, और दूसरा है स्टॉक संसाधन जिसको कहते हैं स्टॉक रिसोर्स। तो चार तरीके में, चार पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा है एक्चुअल रिसोर्स, थर्ड इज रिजर्व रिसोर्स एंड फोर्थ इज स्टॉक रिसोर्स। तो इतने पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स और स्टॉक रिसोर्स। ठीक है, अब हम पोटेंशियल रिसोर्स की बात करें, संभाव्य संसाधन की बात करें, तो ये वो संसाधन है जो एक क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जबकि वास्तविक संसाधन जो होता है, जो एक्चुअल रिसोर्स होते हैं, वे क्या है, जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिसका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो वास्तव संभाव्य में क्या है, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसका भविष्य में उपयोग में हम ला सकते हैं। वास्तविक में क्या है, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। ठीक है, उनकी मात्रा गुणवत्ता का पता लगाया है जिसको हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, किसी वास्तविक संसाधन का विकास उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा लागत पर निर्भर करता है। तो इम्पोर्टेंट है ये जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स जो है सिर्फ ऐसे ही रिसोर्स रह जाएंगे। अब बताइए, जैसे आपके आयरन है, ठीक है, आयरन है, स्टील हम उससे तभी बना पाएंगे जब हमारे पास संसाधन होंगे, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, अदरवाइज उस आयरन का हम कोई यूज नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो इसीलिए जो है, जब कोई भी संसाधन जो है, वास्तविक संसाधन जो एक्चुअल संसाधन का विकास, जो टेक्नोलॉजी है उसकी उस पे जो है कितना हम पूंजी लागत लगा सक रहे हैं उसके इम्प्रूवमेंट में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नवीनीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। बार बार नवीकरणीय है ना, रिन्यूएबल। ठीक है, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। वो एक बार उपयोग के बाद दूसरी बार भी, तीसरी बार भी उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो वन क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इनके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः जो है दोहन किया जा सकता है। एक बार हमने वनों से कुछ चीजें ली, फिर हम उसका दोहन कर सकते हैं। वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। हम पिछले कई सारे वीडियोज में ये सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए वनों द्वारा प्राप्त सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं हमें वनों द्वारा मिलती है, पूरा जो है इसका ये इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है ना, फ्लो चार्ट है, ये देख लेते हैं। देखिए पहला तो है सांस्कृतिक लाभ। तो सांस्कृतिक लाभ किस तरीके से मिल पाता है, देखिए आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक रचना। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक लाभ मिल सकते हैं आध्यात्मिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और साहित्य रचना से। कैसे, आप सोचेंगे वन कैसे साहित्य रचना करते हैं, वन साहित्य रचना नहीं करते हैं। वनों पे बहुत सारी साहित्य जो है की गई हैं, उनके ऊपर बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। ठीक है, शैक्षणिक लाभ हो सकता है, वन के ही नीचे जो है, वृक्षों में के नीचे ही पहले जो है स्कूल चला करते थे। सांस्कृतिक जो एक, ये हमारी एक संस्कृति, कल्चर का पार्ट होती है। जैसे ये कल्चर का पार्ट अब हो गया है बड़ी बड़ी इमारतें, वैसे ही कल्चर का पार्ट कभी वन हुआ करती थी। आध्यात्मिक रूप से आदमी को क्योंकि शांति मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से चल पाता है। ठीक है ना, हमारे फेफड़े सही तरीके से सांस ले पाते हैं। ठीक है, हमारी नाड़ियां सही तरीके से चल पाती हैं, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हो पाता है। तो क्या होता है, आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को तैयार करने के लिए हम वहाँ पे बिल्कुल सुग्राह्य होते हैं, उस स्थिति में जहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था होती है, वन होते हैं, जंगल होते हैं, पर्यावरण अच्छा होता है। समझ रहे हैं ना। तो जो आर्थिक लाभ है वो आध्यात्मिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया और साहित्यिक रचना हो गई। दूसरा है उत्पादक प्रक्रियाएं या उत्पादक क्रियाएं। क्या क्या होते हैं, हमें फल मिलता है, रेजिन मिलता है, एल्कोलाइड मिलता है, रबड़ मिलता है, औषधियां मिलती हैं। तो ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, रेजिन क्या है, एल्कोलाइड क्या है, रबड़ और औषधियां। ठीक है, वनों द्वारा प्राप्त कौन कौन सी सेवाएं हैं, देखिए
नियमनकारी क्रियाएं कैसे? तापक्रम में नियंत्रण, है ना, टेम्परेचर को क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने नहीं देती जो प्लांट्स होते हैं। अवशोषण करते हैं, ठीक है, CO2 का अवशोषण कर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए। बाढ़ व सूखा पर नियंत्रण करते हैं, ना ही बहुत ज्यादा बाढ़ आने देते हैं, ना ही सूखा की स्थिति बन जाती है। हमारी जो लैंड होती है डिग्रेडेट हो जाती है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, यानी कि कट छट जाते हैं हवाओं से, पानी की लहरों से। अभी हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट देखा था, मैंग्रोव को हम ज्वारी जो है वन भी कहते हैं। तो ज्वार आता है तो ज्वार से वो रोक लेता है, ज्वार क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है बहुत मजबूती से जो है अंदर जमीन को पकड़े होती हैं, भूमि को, ठीक है। तो ये हो गया। गैस होती है जैसे ऑक्सीजन और CO2 उनका संतुलन। कार्बन के जैव भू रासायनिक चक्र का नियमन, ठीक है, कार्बन के जो जैव भू रासायनिक चक्र है उसका जो है नियमन करती है, यानी कि बहुत बड़ा सिंक भी होती है कार्बन का ये, ठीक है ना। अब देखिए सुरक्षात्मक क्रियाएं क्या हो सकती हैं? भूमि संरक्षण अभी हमने डिस्कस किया, जल संरक्षण करते हैं, सूखा और ठंडा हवा और धूप से सुरक्षा करती है हमें, ध्वनि प्रदूषण से बचाव करती हैं। तो क्या होता है देखते हैं ना कि जैसे ये रोड होते हैं तो रोड साइड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेड़ लगे होते हैं साइड में, ठीक है। तो ये पेड़ जो है इसलिए कहते हैं कि जो ये गाड़ियां यहाँ से चल रही हैं, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो वो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं पेड़ पौधे, और हमें ध्वनि जो है प्रदूषण से बचा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इसमें मानव जाति को अत्यधिक लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो हमारी पूरी ह्यूमन जाति को, ह्यूमन स्पीसीज को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। कैसे लाभ पहुंचाते हैं? ये जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं हमें, ठीक है। प्रकृति व मानव को अनगिनत लाभ पहुंचाते हैं, बहुत सारी सेवाएं हमें मिलती है। अभी हमने देखा कौन कौन सी सेवाएं हमें मिलती हैं, ठीक है, बहुत तरीके की सेवाएं हमें मिल रही हैं इनसे, ठीक है। अब देखिए अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसका पुल बना दिया जाए तो उस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं, ठीक है। तो जीवित पुल और प्राकृतिक पुल ये जो है आपका उधर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय वगैरह में होता है, ठीक है। तो उस तरीके से पेड़ को हम काटते नहीं हैं, उस तरीके के पेड़ उनका जो है उनकी डालियों को इस तरीके से हम मैनेज कर देते हैं कि वो एक ब्रिज का काम करते हैं, और उन्हीं ब्रिज को जीवित ब्रिज कहते हैं। एग्जाम में कभी आ गया कि प्राकृतिक पुल क्या होता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई और पुल होगा, ये जो है पेड़ों से ही बनते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ, देखिए मेघालय है, ठीक है। मेघालय में कई जीवित पुल हैं। इस प्रकार के चेरापूंजी में तो जीवित पुलों का भरमार है। इसी क्षेत्र में रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है जिसका वानस्पतिक नाम फाइकस इलास्टिका, ठीक है, फाइकस इलास्टिका होता है, फाइकस इलास्टिका रबर ट्री। इस पेड़ की शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ें बना देती हैं। इस तरीके से पेड़ को अतिरिक्त जड़ें अलग दिशा में, जो पेड़ की अतिरिक्त जड़ें हैं वो अलग दिशा में बढ़ जाती हैं। तो ये जो रबर ट्री होता है वो जो शाखाएं होती हैं वो जमीन से जब टच करती हैं तो जमीन में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, तो जमीन में एक अलग तरीके की वहाँ पे जो रूट्स निकलने लगती हैं उसकी, फिर टच करते हैं फिर रूट्स निकलती है। तो मतलब क्या है कि सोचिए आप इतने सारे रूट्स होते हैं कि जमीन को एकदम जकड़ के रखते हैं वो, ठीक है ना। तो जमीन अब कितना भी आंधी आए तूफान आता है तो जितना ज्यादा जमीन का कटाव पहले हुआ करता था इन सारे वृक्षों से कटाव कम हो जाएगा, ठीक है। तो जीवित पुल बनाने के लिए नदी के किनारे के पेड़ों की जड़ों को नदी के दूसरे किनारे की दिशा में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार कई पेड़ों की जड़ें मिलकर एक पुल का निर्माण कर लेती हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण धातु कहा जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम को पुनर्चक्रित करने से यह एल्यूमिनियम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का लगभग 95% बचाता है। ये तथ्य एक और वर्तमान समय में वन मंत्रालय का पूरा नाम पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय परिवर्तन मंत्रालय है, ठीक है। अब प्रश्न देखेंगे, देखिए वन नवीकरणीय संसाधन है। वन क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा दोनों से, अच्छा ये जो है दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है हमारे। देखिए वन जो है नवीकरणीय जो है क्या है? संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। तो पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं इसलिए नवीकरणीय नहीं है, बल्कि नवीकरणीय है क्योंकि इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, और पर्यावरण की गुणवत्ता तो बढ़ाते ही हैं। तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का जो है आर जो है एक का सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन सही दोनों है हमारे। तो जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, और
वन एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इनके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अब देखिए कथन है और हमें जो है इसको देखना है। देखिए पहला हमारा ए क्या है कि प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग किया जा सकते हैं। दूसरा है किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन जो है उसका जो संसाधन है वो उसकी जो टेक्नोलॉजी और उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है लेकिन दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अभी हमने देखा था, देखिए विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को चार जो है इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में। एक तो है पोटेंशियल रिसोर्स, संभाव्य संसाधन, एक्चुअल रिसोर्स वास्तविक संसाधन, रिजर्व रिसोर्स आरक्षित संसाधन। ठीक है ना, वास्तविक संसाधन क्या है, वास्तविक संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है, उनकी मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाया गया, जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है। किसी वास्तविक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उस पे कितना लागत लगाते हैं उस पे निर्भर करता है। एल्यूमिनियम हरी धातु है, वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। ठीक है, तो ये हमारा है ए तो सही है लेकिन आर जो है गलत है। एल्यूमिनियम एक हरी धातु है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो लकड़ी का स्थान लेके वनों को बचाती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरण हितैषी स्वरूप में नवीकरणीय योग्य होने के कारण धातु हरी धातु कहते हैं। नवीकरणीय योग्य होने के कारण इसको हरी, क्योंकि हरे जो पौधे होते हैं वो नवीकरणीय होते हैं, इसलिए एल्युमिनियम को भी नवीकरणीय कहा जाता है। एल्युमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग नगण्य ही होता है। ठीक है, आप जो है कोई चीज़, बहुत सारे फर्नीचर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लकड़ी का बनवाते हैं लेकिन एल्युमिनियम का नहीं बना सकते उसकी जगह पे। ठीक है, तो एल्युमिनियम को हरी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका नवीकरणीय योग्य हो जाने वाले गुण के कारण यह पुनः उत्पादन की प्रक्रिया की काफ़ी बचत करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत हो जाते हैं। और अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेघालय में पाए जाते हैं, आपका मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर किसी पेड़ को बिना काटे बिना उसकी पुल बना दिया जाए तो उस पुल को जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय में कई सारे जीवित पुल हैं, मेघालय में क्या है, बहुत सारे जो है जीवित पुल हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वनोन्मूलन और उनके प्रभाव। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।